लेकिन दिल की बात न कही जाए तो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती ही है, और वो निकलने का कोई ना कोई बहाना और जरिया ढूंढ लेती। 5 साल हो गए थे, 1950 आ चुका था, और उनकी अम्मा मुश्तरी बाई के माजी के जख्म इतने गहरे थे कि वो हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी। लिहाजा उन्होंने लगभग तर्क ताल्लुक कर लिया था अपनी बेटी से। लेकिन 1950 में आकर एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर चल बसी। अब बेगम अख्तर पे इतनी बड़ी ये मुसीबत पड़ी कि अब ये कह लीजिए कि या तो ये गाना बंद करने का भी एक असर था, और या तो अम्मा के बिछड़ जाने का, और पहले तो दूरियां होने का, और अब एकदम से पूरी तरह बिछड़ जाने का। कि अब वो रोजाना लगभग 1 महीने तक रोजाना उनकी कब्र में जाती और घंटों रोया करती। अक्सर तो ऐसा होता कि पूरा पूरा दिन ना कुछ खाती ना पीती और सिर्फ रोते रोते गुजारती और बिस्तर पे पड़ी रहती। एक एडवोकेट इश्तियाक के एक फिजिशियन दोस्त थे जो माहिर नफ्सियात भी थे, साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने ये तजवीज पेश की कि इसका एक ही इलाज ये है, सबसे आसान, कि इनका गाना फिर से शुरू करा दीजिए। शायद वो एक जरिया बने उनके इस दौर से बाहर निकलने का। एडवोकेट इश्तियाक ने फौरन ये बात मानी और अपना जो खानदानी घर था वो छोड़कर हैवलॉक रोड लखनऊ में एक नया 1 हैवलॉक रोड नाम का घर था, वहां पर आकर उन्होंने उनके पुराने सारे साथियों के साथ, उनके पुराने साथी भी उनके कुछ बड़े मजेदार थे। जैसे एक थे जो हमेशा साथ में रहते थे, उनका नाम था झम्मन मामू। झम्मन मामू का एक काम ये था कि वो उनको किस्से सुनाया करते थे। उनके पर्सनल दास्तान गो थे बेगम अख्तर की। रात में जब वो सोने लेटती तो हाथ में एक सिगरेट होती और झम्मन मामू के किस्से होते, कभी अलिफ लैला के, कभी तिलिस्मे होशरुबा के। हजारों किस्से कोई ना कोई सुनाते रहते वो, और वो किस्सा सुनते सुनते सो जाती। अक्सर रात बिरात कोई उठता, उनके हाथ में से अधजली सिगरेट का टुकड़ा निकालता और वो फेंकता। एक शमा थी उनकी मुंह बोली बेटी। ये सारे लोग वापस बुलाए गए हैवलॉक रोड वाले घर में, और वो जगह फिर से आबाद हुई। अब जब उनके फिर से गाना शुरू करने की बात आगे बढ़ी तो फिर से कॉन्सर्ट्स होने लगे, फिर से रिकॉर्डिंग होने लगी, फिर से रेडियो के प्रोग्राम होने लगे। लेकिन अब भी वो एहतियात ये करती कि लखनऊ में गाने से परहेज करती और बाकी जगह वो गाती रहती। ऐसे ही एक बार जब उन्होंने बंबई में गाया तो वहां कोई और शायर मिल गए, उन्होंने अपनी गजल थमा दी, क्योंकि अब उनका ये रुतबा हो चुका था कि हर शायर अपनी गजल उनकी आवाज में सुनना चाहता था कि भाई बेगम अख्तर हमारी शायरी, हमारी गजल जो है अपनी आवाज से बांध दें। अब इन शायरों में नाम सुनिए, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, ये सब जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त। जिगर साहब का तो एक किस्सा ये भी है कि एक बार उन्होंने उनकी ताजा गजल को बैठे बैठे उनके सामने ही इस तरह गा दिया कि न जाने वो जिगर साहब के जिगर के कौन से जख्मों के कौन से तार छिड़े कि उनको उसी वक्त गश आ गया, और वो उठे तो फिर एकदम आंखों में आंसू थे। फिराक गोरखपुरी साहब जब अपने आखिर जिंदगी के आखिरी मोड़ पे थे, अपनी मौत से लगभग 1 हफ्ता पहले अस्पताल में बेड पे थे, उन्होंने बेगम अख्तर उनसे मिलने गई तो उनसे फरमाइश की कि अख्तरी वो वाला सुना दो जरा, हमारी गजल जो थी।
अख्तरी सुनाती जाती थी, फिर आपकी आंखों से आंसू जारी थे। एक शायर थे जिनका नाम था आमिर किजलबाश। अच्छा, ये मजेदार वाकया। आमिर किजलबाश अक्सर आते अच्छी गजल लेके और कहते कि भाई देखिए भाई इस पे क्या करना है, तो कहती हैं मजा नहीं आ रहा है, हटाओ कुछ दूसरी लिख के लाओ। एक बार ऐसे ही आमिर आए कि भाई ये जो है ना हमने नई नई लिखी है, लेकिन अभी इसका जो है बस मतला ही हुआ है, बस पहले दो अशार हुए हैं, अब पूरी हो जाए तो हम जो है आपको ये फौरन दे दें। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों नहीं हो रहे हैं, और शेर इसके क्यों नहीं हो रहे हैं? कहने लगे बस अब हो नहीं रहे, क्या बताए? तो कहने लगी अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ? पैसे चाहिए, ये लो। नहीं पैसे नहीं चाहिए, अच्छा क्या चाहिए? सिगरेट चाहिए, ये लो। शराब चाहिए, ये लो। अब वो कह रही अरे भाई वक्त लगता है ऐसी चीजों में, गजल लिखने में वक्त लगता है। कहेंगे ऐसा ऐसा है, तुम वहां जो कोना है ना हमारे घर में वो कमरे में, वो कोने में बैठ जाओ और वहां पे सिगरेट का डब्बा है, शराब की बोतलें हैं, जो चाहिए तुम्हें वहीं बैठो और लिखो। अभी और घबरा गए। अब देखिए आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर जब पड़ता है ना तो वो और ज्यादा घबरा जाता है। डेडलाइन का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। लेकिन आखिर में यहां तक पीछे पड़ी वो कि वो जरा सा कहे कि अच्छा हम जरा बैतुल खला से होके आते हैं। तो जैसे ही अंदर गए उनको बाहर से बंद कर दिया और अंदर ही पानी की बोतल, सिगरेट वगैरह सब अंदर पहुंचा दी कि तुम अपनी डायरी में अंदर रखो, जब तक ये गजल पूरी ना हो जाए बाहर नहीं निकलना। और गजल पूरी होके आई। अब फनकारों से दोस्ती की बात है तो सुन लीजिए। आमिर खान साहब, उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये भी करीबी दोस्तों में। कुमार गंधर्व लखनऊ आते अपना झोला लटका के तो पहले से बता के आते, और उस दिन जैसे ईद का दिन हो बेगम अख्तर सुबह ही सुबह नहा के तैयार, खुद से वेजिटेरियन खाना, क्योंकि कुमार गंधर्व वेजिटेरियन थे, खुद से खाना बनाती और उनको खिलाती और दीदी दीदी बोल के जो है दिन भर उनके साथ बिताते थे। बड़े गुलाम अली खान साहब के जब पहुंच जाए, अरे अख्तरी कैसे आना हुआ, आ जाओ। उस्ताद आमिर खान साहब की बेटी थी, सॉरी ये जो उनकी जो शादी हुई थी उस्ताद आमिर खान साहब की, वो उनकी सास की मर्जी के खिलाफ हुई और एक साल बाद ही उनसे अलगाव करवा दिया गया। और इस बात को तकरीबन 14-15 साल बीत गए और बीच बीच में तो वो अपनी बेटी से मिलते जुलते रहते थे, लेकिन फिर ये सिलसिला भी खत्म हो गया। लेकिन एक बार जब वो बंबई पहुंची और उनके होटल में आमिर खान साहब आए मिलने उनसे, तो उन्होंने फिर से ये बात बयान की कि बहुत दिन हो गए मिल नहीं पाए हैं बेटी से, बहुत परेशान हैं। तो फिर उन्होंने किसी तरह से पता लगवाया कि इनकी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है। उसको अगले दिन होटल पे बुलवाया कि बेगम अख्तर ने तुम्हें बुलाया है। और जब वो आई वहां तो उस्ताद आमिर खान साहब पहले ही से मौजूद थे। बाप बेटी को मिलवा के बेगम अख्तर बाहर चली गई। ये थी उनके अंदर की हमदर्दी। और न जाने कितने दोस्त ऐसे कि जो दोस्ती के नाम पर, दिल लगी के नाम पर पीठ में पूरा छुरा भी भोगते थे। और शायद इसीलिए शायर का ये शेर, गजल का ये शेर बहुत फिट होता है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर है, मेरा दर्द और बढ़ाना दे, मेरे हमनफस मेरे हमनवा। मुलाहिजा फरमाए।
दास्तान के सुनाने में कि अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी सुनाने वाला हूँ, मैं सुनने लगता हूँ। और जब गाना खत्म होता है तब याद आता है कि अरे मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। और ये फनकारों का आपस में जो अलग अलग तरह के फनकार हों, अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट हों, उनके दरमियान ये चीज होती है। मिसाल के तौर पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब भी मिलते बेगम अख्तर से, वो हमेशा कहते अरे अख्तर जी कुछ सुनाओ। हम सुल्तान कहते थे खान साहब, कहती थी क्या सुनाए खान साहब, जो तुम्हारा मन करे सुनाओ। तो वो सुनाती थी। और एक जगह पे उनकी आवाज जब लय से एक जगह पे आके कह लीजिए कि फट जाती थी या उसमें एक अलग तरह का जादू निकलता था, तो उस्ताद साहब एकदम अंदर से बेचैन हो जाते, कहते कि आय हाय यही तो जालिम सितम है तेरी आवाज का, यही तो जालिम सितम है तेरी आवाज का अख्तरी। लिहाजा इस तरह से जो है इनकी बातें चलती। लेकिन अक्सर अपने घर में रह के जो है वो अगर बोर हो जाती तो 2-3 दिन बाद वो 2-3 दिन के लिए अपनी बहन के घर पर जाती है, वहां पे महफिलें सजती। और महफिलें जो सजती तो बात अब्बासी साहब तक इस तरह पहुंचती, इश्तियाक साहब तक, कि पता है आपको वहां क्या क्या होता है, वहां फलां साहब आए थे, बंबई के फलां साहब आए थे, ये आए थे, वो आए थे, पर आपको अंदाजा ही नहीं है कि वहां क्या क्या होता है, जरा संभालिए इनको। और भी बहुत कुछ। तो जो ये कान भरते थे एडवोकेट साहब के, तो अब्बासी साहब कहते थे कि देखो भाई ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, मुझे हर चीज का अंदाजा है। हम में और अख्तरी में एक करार है जो हमें भी याद है और उसे भी याद है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद। मुलाहिजा फरमाओ। कौन से प्रोग्राम में है? शराबबंदी वाला कुछ प्रोग्राम था। बोलो।